हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जानेंगे अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट जो है लेबोजियर नामक साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले लाया गया। उन्होंने ये बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के विषय में 1774 ईस्वी में, ठीक है ना, 1774 ईस्वी में। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेवोजियर थे उनका बैकग्राउंड क्या था कि वो एक फ्रेंच लॉयर के बेटे थे और वो खुद भी जो है ग्रेजुएट थे लॉ से, लेकिन उनकी जो इच्छा थी केमिस्ट्री के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था और वो अपने लाइफ को डेडिकेट कर दिए केमिस्ट्री के प्रति, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को ढूंढने में। लेवोजियर और बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके, जैसे कि प्रॉस्ट हुए, रिचर हुए, गेल ल्यूजैक हुए, इन्होंने जो है मिलकर जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाया है। इसके अंदर 5 लॉ आते हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गेल ल्यूजैक लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम। बच्चों, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इनके जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको जस्ट बताया कि लेवोजियर ने 1774 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था बच्चों? लेवोजियर ने 1774 ईस्वी में। ओके। दूसरा, अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस के विषय में, तो इसकी जो कॉन्सेप्ट दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्रॉस्ट ने, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए इनका नाम। 1799 में अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के विषय में बात करो तो बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है डाल्टन ने बताया 1803 में, ठीक है ना, 1803 में, 1803 ईस्वी में। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट दिया था रिचर्ड ने दिया था, ठीक है ना, 1792 के आसपास। कब? 1792। और गेल ल्यूजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के विषय में जो है गेल ल्यूजैक ने बताया, ठीक है, कितने ईस्वी में? 1808 में। ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए। चलो बच्चों, अब हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले आज हम लोग स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के विषय में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों, इसमें क्या कहा गया कि ये लॉ क्या बोला? पहले तो आपको पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो इसमें बताया, लेवोजियर ने बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप उठा लो और वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए बच्चों? बैलेंस फॉर्म में। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो मिलेंगे किसी भी बैलेंसिंग इक्वेशन में, वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, कहने का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, तभी वो केमिकल रिएक्शन सही माना जाएगा। तो इन्होंने क्या स्टेट किया कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। आप चलो इसको नोट करना है तो नोट करो। ये लॉ को मैं आपको बता रहा हूं कि ड्यूरिंग दिस लॉ स्टेट दैट, क्या लिखोगे बच्चों? दिस लॉज स्टेट दैट, ठीक है, दिस लॉ स्टेट दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड chemical change, the total mass of product remains, प्रोडक्ट बोलो या पहले रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ऐसे मैं आपको ये जो हैंड रिटेन नोट्स है, इसका मैं आपको एक वीडियो छोटा सा बना के दे दूंगा ताकि आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट्स कर सके। यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन बोलूंगा, बस आप समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके बाद चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये समझ में आया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कह रहा है कि दिस लॉ स्टेट दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल में ले लो, जैसे मान लो
कि हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले लिया, ठीक है ना, हमने क्या ले लिया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। मान लो हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले लिया 100 ग्राम, ठीक है। तो इससे हमें मिला क्या, मरकरी मिला, क्या मिला, मरकरी प्लस ऑक्सीजन मिला, क्या मिला, ऑक्सीजन। तो बच्चों मरकरी यहाँ पर मिला 92.6 ग्राम और ऑक्सीजन जो मिला 7.4 ग्राम। तो आप देख रहे हो कि 92.6 प्लस 7.4 को अगर आप ऐड करोगे तो ये 100 ग्राम के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इससे ये पता चलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, ट्रू करता है। क्लियर है ना, समझ में आया। हाँ, लेकिन जब आप इसको रिएक्शंस को लिखोगे तो रिएक्शन को ध्यान देना, बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा आप देखो, जैसे एग्जांपल मैं आपको एक केमिकल रिएक्शंस के रूप में लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो ये CaCO3 है, ठीक है ना, इसको हमने हीट किया, हमने इसको क्या किया, हीट किया, तो हमें क्या मिला, CO2 मिला, ठीक है, और CaO मिला, क्या मिला, CO2 मिला और CaO मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड। देख लो कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 2 1 3, 2 1 3, ये 3 हो गया, कार्बनिक कार्बनिक, बैलेंसिंग फॉर्म में है ये इक्वेशन। हमने इसको क्या किया, हीट किया, डिकम्पोज किया, तो कितना ग्राम, मान लो कि हमने 10 ग्राम CaCO3 को हीट किया, तो हमें मिला 4.4 ग्राम CO2 और 5.6 ग्राम मिल गया मान लो CaO। तो हमने देखा कि ये 10 ग्राम है और ये दोनों को भी हमने ऐड किया तो हमें 10 ग्राम ही मिल रहा है। देखो 4.4 को 5.6 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 ग्राम आएगा ना। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ट्रू है इस रिएक्शंस के लिए, क्योंकि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है बच्चों वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के क्या है, बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। जैसे एक और मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, ध्यान देंगे इस क्वेश्चंस को। चलो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है बच्चों कि 1.5 ग्राम, क्या है क्वेश्चन, 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 ऑन कंप्लीट कंबस्शन, ऑन कंप्लीट कंबस्शन। नोट करेंगे कि 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 बच्चों हम लोग बोलते हैं इथेन को बोलते हैं, ऑन कंप्लीट कंबस्शन गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है ना, 2.7 ग्राम ऑफ H2O, so that the reaction of a laws of कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नोट करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है कि 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 on complete combustion give 4.4 ग्राम ऑफ CO2 and 2.7 ग्राम ऑफ H2O, so that the reaction obeys the law of कंजर्वेशन ऑफ मास। जो कंबस्टन रिएक्शन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। जैसे कि C2H6 है, इसको हम कंबस्टन कराएंगे O2 से, तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10 में कि कोई भी हम लोग हाइड्रोकार्बन लेते हैं उसका कंबस्टन करते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनता है। बात समझ रहे हैं ना। हमें इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कार्बन हो जाएगा। बोले थे ना जिसमें मैक्सिमम एटॉमिसिटी होता है उसी को लेके हम लोग बैलेंस करते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में। तो यहाँ पे देखो 2 था, मैक्सिमम एटॉमिसिटी देखो इसकी थी, तो यहाँ पे कार्बन को सबसे पहले बैलेंस किया गया। हाइड्रोजन देखो 6 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर ऑक्सीजन देखो 2 2 जब 4 3 7, तो अगर हम 7/2 यहाँ पे कर दे तो 2 2 कैंसिल होकर 7 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन हम स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम 2 को इधर ले आएंगे तो 2C2H6 प्लस 7O2 गिव Ca2, फिर इधर भी आ जाएगा 4CO2 प्लस 2 × 3 6H2। अब देखो बच्चों ये बैलेंस जो है, ये केमिकल इक्वेशन जो है आपको बिल्कुल बैलेंसिंग फॉर्म में मिल रहा है। अब हमें इस क्वेश्चन को समझाना है कि 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 को जब हम कंप्लीट कंबस्शन कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट कंबस्शन कर रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O मिल रहा है। तो किस तरीके से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ट्रू करेगा। सबसे पहले तो आपने देखो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि
यहाँ पे आप देख रहे हो रिएक्शन में कि 2 मोल C2H6 जो है 7 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 4 मोल CO2 बना रहा है और 6 मोल H2O बना रहा है। तो हम लोग क्यों ना मोल में अगर बात कर ले तो काम बन सकता है, ताकि हमें मास पता चल जाए। देखो C2H6 का तो आपको मास दे दिया था कि 1.4 ग्राम है, और इसको हम कंप्रेस्ड कंबशन कर रहे हैं तो 4.4 ग्राम CO2 मिल रहा है और 2.7 ग्राम H2O मिल रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें O2 कितना मिल रहा है। बात समझ रहे? अगर हमें O2 का मास पता चल जाए तो हम ये दोनों का मास को सम करके ये दोनों के मास के सम के बराबर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही करना है कि इस कंबस्शन रिएक्शन में इथेन का जो कंबस्शन हो रहा है उसमें O2 का क्या मास है इसको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो O2 के मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर। हम सबसे पहले काम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 कि कितना मोल जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो है। ऐसे तो बैलेंसिंग फॉर्म में आपको दिख रहा है ना कि 2 मोल जो है C2H6 रिएक्ट कर रहा है 7 मोल से, लेकिन हमारे पास तो 1.4 ग्राम ही C2H6 है। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने मोल्स जो है 1.5 ग्राम C2H6 का इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास निकालते हैं। तो गिवन मास देख लो 1.5 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास अगर देखोगे तो कार्बन का 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन 6 × 1, तो देखो ये 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा 12 2 24 और 6 मिलके 30 होगा। तो सम लोग उड़ा दो तो यहाँ पे देखो एक जीरो भी आ सकता है। तो 15 2 1/20, 1 बाय कितना आ रहा है बच्चों 20, 1/20 को लिख सकते हो 0.5 मोल। कितना लिख सकते हो 0.05 मोल। अब देखो बच्चों 2 मोल जो है C2H6 कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, 7 मोल O2 से। तो हम लोग देख लेते हैं इतने मोल जो है कितने O2 से रिएक्ट करेगा। तो आपको यूनिटरी रूल्स यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2 मोल C2H6 रिक्वायर्ड 7 मोल ऑफ O2। कितने मोल O2 बच्चों 7 मोल O2 रिक्वायर्ड है। तो बताओ 1 मोल जो है C2H6 कितने रिक्वायर्ड करेगा, तो 7/2 मोल ऑफ O2। बात समझ रहे हो ना? इसलिए हम लोग कितना निकाल लेते हैं 0.05 ना, 0.05 मोल ऑफ C2H6। तो 7/2 इंटू क्या कर देंगे 0.05। बात समझ रहे हो ना? इतने जो है मोल O2 का हमें रिक्वायरमेंट होगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन के मास निकाल सकते हैं, और यही मास को बस आपको लेके दोनों को सम करके देख लेना है। तो देखो कैसे क्या करेंगे हम लोग, 7/2 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। तो देखो 5 2 10, यहाँ पे 0 आ गया तो ये कितना होगा 7/40 होगा। कितना हो जाएगा बच्चों 7/40। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालना है। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो क्या लिख लेते हैं, लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो गिवन मास तो है नहीं, तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड मास ऑफ O2 लिख लेंगे। ठीक है ना, रिक्वायर्ड मास ऑफ O2 और बट्टा क्या हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ O2 ले लो, मोलर मास ऑफ O2। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आपने निकाला है 7/40। रिक्वायर्ड मास ऑफ O2 हमें नहीं पता है तो मान लिया हमने x। मोलर मास ऑफ O2, तो देखो O2 का मोलर मास एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। तो x बराबर कितना होगा, देखो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो x बराबर 7 × 32 डिवाइडेड बाय 40। तो 8 चौका 32, 8 पंचे 40, तो 7 चौका 28/5। ठीक है ना, 7 चौका 28 बटा कितना 5 बराबर 5.6 ग्राम। कितने ग्राम 5.6 ग्राम। अब आप आराम से आप सम करके देख लो। तो देखो हमें 1.5 ग्राम दिया हुआ था C2H6, कितना दिया हुआ है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1.5 ग्राम दिया था C2H6, अब प्लस 5.6 हमने निकाल लिया किसका ऑक्सीजन का। तो ये दोनों को जोड़ो तो 6 5 11, 5 1 6 1 7, 7.1 ग्राम निकला रिएक्टेंट का मास। अब आपको प्रोडक्ट का मास देखना है, तो प्रोडक्ट भी देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना 4.4 प्लस 2.7, तो कितना हो जाएगा 7 6 11 6 2 1 7, 7.1 ग्राम। तो देखो अभी भी आपको मिला ना रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी रिएक्शन जो है बच्चों लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है फॉलो करता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों सेकेंड जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है ना, किसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, चलिए समझते हैं। देखो बच्चों सेकेंड
लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो देखो केमिकल, ये लॉ क्या कहेगा कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। क्या कहता है बच्चों, दिस लॉ लिख सकते हो, छोटा छोटा मैं लॉ लिखा रहा हूं, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड, क्या देखोगे, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज contains same elements combined together in same proportion by mass, in same proportion by mass। क्लियर है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपसे बोलूं कि आप वाटर को किसी भी सोर्स से उठा के लाओ, ठीक है, 10 लोग को बोल दो कि अलग अलग जगह से वाटर को लाओ, और वाटर में आप देखोगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो है आपको फिक्स मिलेगा, कितना, 1:8। कितने मिलेंगे बच्चों, 1:8। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, 2:2 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोलर मास 16, तो इसको काटोगे तो 1:8। हर जगह पे वाटर में आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक फिक्स नंबर रेशियो मिलेगा, दैट इज 1:8। इसी तरीके से यदि आप बात करो CO2 का, तो CO2 कहीं से भी, किसी सोर्स से भी CO2 को अगर बना के लाया जाए तो CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो मिलेगा, ठीक है ना, वो नंबर रेशियो वो 3:8 के रिस्पेक्ट में मिलेगा। देख लो, कार्बन होता है ना 12, ऑक्सीजन 2 ठो है, तो 16 दूना कितना, 32, तो 4 तिया 12, 4 8 32, तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना मिल रहा है, 3:8। बात समझ में आ रहा है ना, कितना मिल रहा है, 3:8। तो क्या कहेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि दिस लॉ स्टेट दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग कैसे और एग्जाम्पल्स लेके समझ सकते हैं, तो चलो मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे। चलो लिखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कोई एक एक्सपेरिमेंट है, इन एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन लिखेंगे, इन एन एक्सपेरिमेंट 0.243 ग्राम ऑफ mg बोले तो मैग्नीशियम, ठीक है ना, ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन यील्ड 0.4030 ग्राम MgO। समझ रहे हो ना कि किसी एक्सपेरिमेंट में 0.243 ग्राम जो है मैग्नीशियम को बर्न किया गया ऑक्सीजन के साथ, और वो बनाया कितना, 0.4030 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। एंड इन अनदर एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नोट करेंगे, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 0.182 ग्राम मैग्नीशियम burning with oxygen gives 0.302 ग्राम MgO, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट में 0.243 ग्राम जो है मैग्नीशियम को बाइंड किया गया ऑक्सीजन के साथ, इतना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। दूसरे एक्सपेरिमेंट में 0.182 ग्राम मैग्नीशियम को बाइंड किया गया ऑक्सीजन के साथ और 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। आपको बताना है कि ये रिएक्शन जो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो किस तरीके से लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को ये फॉलो करेगा, चलो हम लोग इसको समझते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन लिख लेना है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने का। तो देखो बच्चों, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हो। तो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो मैग्नीशियम भी कितना से हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट 1 में मैग्नीशियम लिया गया है और क्या लिया गया है बच्चों, इसको पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा ऑक्सीजन लिया गया है और तीसरा बन क्या रहा है, MgO। ठीक है ना। तो पहले एक्सपेरिमेंट में देखो मैग्नीशियम कितना लिया गया है, 0.243
0.243 ग्राम लिया गया है। कितना लिया गया है? 0.243 ग्राम, 0.243 ग्राम। और ऑक्सीजन पता नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम लिया गया है 1.82 ग्राम और ऑक्सीजन पता नहीं है, तो वाई हमने मान लिया। पहले एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था 0.4030 ग्राम बना था, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था 302 ग्राम मिला था। बात समझ में आ रहा है ना? करना क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग फॉलो करते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम लोग ऑक्सीजन पहले एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो ऑक्सीजन निकला है उसका मास को निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो कैसे निकालेंगे। इन फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट। तो क्या करोगे बच्चों, देखो 0.243 प्लस एक्स, 0.243 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 0.403 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब करो क्या, x निकाल लो। तो x बराबर देखो कितना हो जाएगा, 0.403 माइनस 0.243 इज इक्वल टू देखो कितना होगा, घटाओ तो कितना आ जाएगा, 0.403 और 0.243, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है ना। तो 0.160 ग्राम आएगा। क्लियर है ना? कितना आ जाएगा? 0.160 ग्राम। चलो दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। इन एक्सपेरिमेंट सेकेंड फिर से हम लोग ले लेते हैं 0.182 ग्राम मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन कितना है, y ग्राम हमने माना था, और ये 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है। क्लियर है ना? तो इससे y निकाल लो। तो y बराबर देखो 0.302 माइनस 0.182 हो जाएगा। तो कितना आएगा घटा के, 0.302 और 0.182 में घटाओ, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 0.120 आएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? चलो अब हम बारी बारी से एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकेंड में मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं। वो क्या आना चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो आना चाहिए, तभी तो सेकेंड लॉ को वेरीफाई किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकालते हैं। नाउ इन एक्सपेरिमेंट 1 रेशियो ऑफ किसका निकाल लो, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। कैसे निकालोगे बच्चों? तो मैग्नीशियम का जो आपके पास दिया हुआ था वैल्यू वो 0.243 था, और ऑक्सीजन कितना निकाले थे आपने, 0.160 निकाले थे। बच्चों इसको अगर आप निकालोगे, इसका आप डिवाइड करोगे 0.243 में 0.160 से, तो मैं आपको बता दूं ये करीब 1.51 आएगा। कितना आएगा? 1.51। आप देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। चलो मैं भी देख लेता हूँ कैलकुलेट करके, बिल्कुल इतना ही आ रहा है 1.51। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो 2:2 कितना आएगा, ये 1.51 है ना, कितना है 1.51। तो 1.51 को अगर हम इसको 3:2 लिख दे तो कोई दिक्कत, देखो 1.5 को क्या लिख सकते हो, 1.51 को 1.5 लिख सकते हो, और 1.5 3/2 के बराबर है, क्योंकि 3 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5। बात समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। इन एक्सपेरिमेंट सेकेंड रेशियो ऑफ किसका निकाल लो, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का यहाँ पे भी रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम 0.182 दिया हुआ है, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 0.120 से, तो ये भी करीब करीब जो है बच्चों 1.51 आएगा, जो कि 3:2 के बराबर होगा। तो ये और ये दोनों जो है पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिल रहा है बच्चों वो हमें फिक्स होल नंबर रेशियो मिल रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर है ना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को। चलो इसके बाद जो है बच्चों थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, तीसरा देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था ना, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड क्या लिखा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड लिखा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको किसने स्टेट किया था, डाल्टन ने किया था 1800
1803 ईस्वी में। कितने में किया था? 1803 ईस्वी में। चलो आज हम लोग 3 लॉ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है 2 लॉ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ गैल-ल्यूजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो चलो आज तीसरा लॉ को क्लियर कर लेते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ध्यान देंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या लिखेंगे लॉ को? चलो पहले लिख लो, लिखो। दिस लॉ स्टेट दैट when two elements combines to form more than one compound, then the different masses of one element which combine will fixed mass of other element। चलो लिखते जाओगे, छोटे छोटे डेफिनेशन है। ठीक है, other elements bear a simple whole number ratio, समझ में आ रहा है ना? क्या कहा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विल फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल सिंपल से दे रहा हूं कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, देखो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। क्लियर है ना? और यही कार्बन जो है हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO बना रहा है। तो देखो 2 एलिमेंट है और एक से ज्यादा कंपाउंड दे रहा है ना। when two element combine to form more than one compound, देखो 2 एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक बार कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है और दूसरा बार देख रहे हो कि कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है। बात समझे कि नहीं? तो कार्बन और ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो आप देखो यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो मिल रहा है वो 12:2 कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। और कार्बन और ऑक्सीजन में अगर देखोगे तो ये 12:16 मिलेगा। कितना मिलेगा? 12:16। अब देखो ये दोनों 12 कॉमन आ जा रहा है तो ऑक्सीजन का रेशियो देखो 32/16 अगर हम करेंगे तो 2:2 क्या मिलेगा? 1। कितना मिल जाएगा बच्चों? 2:1। तो यही चीज तो हमें बताना था ना कि when two element combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine will fix mass of other element bear a simple whole number ratio। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सिंपल होल नंबर रेशियो में है ना, 2:1 के रेशियो में। देखो ये फिक्स्ड मास हो गया, यहाँ पे भी कार्बन का फिक्स्ड मास कितना हो गया? 12 हो गया और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो हो गया 2:1। यही बता रहा है क्या? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। अदर एग्जांपल से भी और समझते हैं इसको और क्लियर करते हैं। यहाँ पे सिंपल आपको समझना है कि जब 2 एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो जो 2 एलिमेंट का जो फिक्स मास है, ठीक है, वो जो तीसरे से जो जैसे मान लो ये दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों का फिक्स्ड मास है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन, इन दोनों में ऑक्सीजन का जो रेशियो होना चाहिए वो सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। वही आपको बताना है स्टेटमेंट में। जैसे दूसरा उदाहरण के तौर पे अगर आप देखो, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर वाटर भी बनाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O2 भी बनाता है। देखो H2O भी बनाया और H2O2 भी बनाया। H2O2 को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन पैरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पैरोक्साइड। यहाँ पे आप देखोगे तो H2O में जो रेशियो आपको मिलेगा वो 2:2 कितना मिलेगा? देखो 16। देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2:1 ऑक्सीजन हो जाएगा 16। और यहाँ पर जो है रेशियो क्या मिलेगा? 2:32 मिल जाएगा। कितना मिलेगा बच्चों? 32। अब देखो यहाँ पे 2 क्या हो गया? फिक्स्ड मास हो गया हाइड्रोजन का। अब ऑक्सीजन की जो रेशियो होनी चाहिए वो देखो कितनी है? 16:32। तो 16:32 क्या है? 1:2। ये आपको फिक्स्ड होल नंबर रेशियो मिल रहा है ना। तो इससे भी यह साबित होता है ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन
कि दो एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो जिनके साथ बनाते हैं उनका रेशियो जो हो रहा है बच्चों वो फिक्स हो रहा है। तीसरा उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे कि आप नाइट्रोजन का अगर देखोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आपको बुक में भी मिलेगा ये वाला। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जब आप कंपाउंड देखोगे तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा कंपाउंड मिलते हैं तो देखो यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, N2O मिलते हैं, NO मिलते हैं, N2O3 मिलते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में ही मैं लिख रहा हूँ, NO2 मिलते हैं, N2O5 मिलते हैं, ठीक है ना। तो जब इसमें आप देखोगे तो देखो 28 ग्राम जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन देखो 16 ग्राम है। जब इसमें देखोगे तो 14 ग्राम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है। N2O3 में अगर देखोगे तो 28 ग्राम नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 48 ग्राम है। क्लियर है ना। इसमें अगर देखो ये ग्राम में है, सब मास कैची में है बच्चों, ग्राम में। यहाँ पे देखोगे तो 14 ग्राम, ऑक्सीजन देखोगे तो 32 ग्राम है। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन देखोगे तो 28 ग्राम और ऑक्सीजन देखोगे तो 80 ग्राम। अब आप देख रहे हो हमें यहाँ पे क्या करना है, नाइट्रोजन को मेन एलिमेंट मानना है, इनका जो है फिक्स्ड मास लेना है और ये इनमें फिर ऑक्सीजन का रेशियो हमें सिंपल होल नंबर रेशियो मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन का मास को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, ये तो 28 ग्राम दिया है, ये दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब इसमें करोगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो मास ऑफ नाइट्रोजन अगर हम मान लो ले लेते हैं, मान लो नाइट्रोजन और मास ऑफ किसका ले लो, ऑक्सीजन, ठीक है ना। एक तरफ ले लिया मास ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा मास ऑफ ऑक्सीजन। फिर से ले लेते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे 28, यहाँ पे कितना लिखेंगे 16। इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये भी 28 हो जाएगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई 32, ये 28, ये देखो 48 रहने दो, ये फिर 28 हो गया और 32 2 जा 64 हो गया, ये देखो 28 है और ये 80 है। अब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो है फिक्स मास है, ऑक्सीजन का मास जो है फिक्स नंबर होल नंबर रेशियो में आना चाहिए। तो देखो 16:32:48:64:80। अब आप इसमें देख रहे हो कि अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों सभी में ये डिवाइड हो जाएगा, 16 1 जा, 16 2 जा, 16 3 जा, 16 4 जा और 16 5 जा 80। देखो 1:2:3:4:5। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ना कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करता है, ट्रू करता है। तो आई होप आपको ये तीनों लॉ अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी एक सेपरेट चैप्टर में करेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक लॉ से कम 5-5 सवालों को मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। आज हम लोग बस 3 लॉज सीखे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। पहला हमने सीखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट, और तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गैल-लेज़ेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। बात समझ रहे हो ना। चलो तो आज के लिए इतना काफी है, चलो मेहनत करो। ओके, थैंक यू।